कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक इंसान बिल्कुल शांत बैठा है। वो बस मुस्कुरा रहा है, कोई आवाज नहीं कर रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी आधुनिक विज्ञान और आज की हमारी जो स्रोत सामग्री है, दोनों ये कहते हैं कि वो व्यक्ति उस पूरे कमरे के माहौल में एक बहुत बड़ा विघ्न यानी रुकावट डाल रहा है। सच कहूं तो सुनने में ये बात बिल्कुल ही अतार्किक लगती है ना। बिल्कुल, मतलब कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो विघ्न कैसे? नमस्ते, मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस गहन अध्ययन में मेरे साथ है हमारी एक्सपर्ट जो इस गुत्थी को सुलझाने में मेरी मदद करेंगी। नमस्ते। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो आमतौर पर जब हम आध्यात्मिकता या दर्शन की बात करते हैं तो दिमाग में बस नियमों की एक लिस्ट आती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन आज हम 18 मार्च 2026 की मुरली का जो विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं, वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है। एकदम। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम इस आध्यात्मिक संदेश को डिकोड करें और देखें कि कैसे ये बातें आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है, ये तो इंसानी दिमाग का ब्लूप्रिंट लग रहा है। सही बात है। सतह से देखने पर यह स्रोत एक पारंपरिक संदेश लग सकता है, लेकिन अगर इसके शब्दों के पीछे का विज्ञान देखें तो साफ हो जाता है कि ये केवल मान्यताओं का पुलिंदा नहीं है। ये असल में चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक अध्ययन है। और इस स्रोत का जो मुख्य विषय है जिसके आसपास हमारी आज की चर्चा घूमेगी, वो ये है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे सर्विस में यानी सेवा में कोई विघ्न पड़े। और यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। इस एक वाक्य की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेवा शब्द से जुड़ी जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उसे दूर करना होगा। अच्छा, कौन सी गलतफहमी? देखिए, अक्सर लोग मानते हैं कि सेवा का मतलब है बस ज्ञान देना या मंच से भाषण देना या कोई कार्यक्रम करना। हाँ, मतलब कुछ भौतिक रूप से करना। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इसे एकदम अलग नजरिए से देखता है। स्रोत कहता है कि सेवा कोई काम नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक निरंतर स्थिति है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। वाह, मतलब होना ही सेवा है। एकदम। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हर इंसान लगातार एक तरह की ऊर्जा प्रसारित कर रहा है। हम हर पल बिना रुके भावनात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशनल सिग्नल छोड़ रहे हैं। जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति अंदर से अशांत है, डरा हुआ है, तो वो ना चाहते हुए भी अपने आसपास के माहौल में एक भारीपन पैदा कर रहा है। यही विघ्न है। और अगर वो अंदर से स्थिर है तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका बस शांत होना ही सबसे बड़ी सेवा है। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में एक वाईफाई राउटर की एनालॉजी आ रही है। राउटर? अच्छा, बताइए। मतलब कि मान लीजिए घर के राउटर में ही कोई तकनीकी खराबी है, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। अब वो बाहर से तो चालू दिख रहा है, लाइटें जल रही हैं, लेकिन नेटवर्क से जुड़े हर इंसान का इंटरनेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे छिपे हुए विचार बिना एक शब्द बोले भी दूसरों के कनेक्शन को सच में प्रभावित कर रहे हैं? 100%। न्यूरोलॉजी में इसे न्यूरोसेप्शन कहते हैं। न्यूरोसेप्शन? हाँ, ये हमारे नर्वस सिस्टम की वो क्षमता है जिससे वो बिना हमारे सोचे समझे ही माहौल से खतरे या सुरक्षा के सिग्नल पकड़ लेता है। जब इंसान अंदर से तनाव में होता है तो उसके चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं, सांसें बदल जाती हैं। अच्छा, जो हमें पता भी नहीं चलता? बिल्कुल नहीं चलता, लेकिन सामने वाले का दिमाग उसे सेकंड के 1000वें हिस्से में पकड़ लेता है। यहाँ तक कि हृदय की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी अशांत हो जाती है। बाप रे, मतलब हम जो महसूस कर रहे हैं वो रेडियो तरंगों की तरह बाहर फैलकर दूसरों के शरीर में रासायनिक बदलाव ला रहा है। एकदम सही। एक अशांत दिमाग पूरे कमरे को तनावपूर्ण बना देता है, दूसरों को फाइट या फ्लाइट मोड में धकेल देता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि इंसान की अपनी अशांति ही सबसे बड़ा विघ्न है। तो अगर हमारा दिमाग राउटर है तो सिग्नल साफ रखने के लिए मशीन का अंदर से ठीक होना जरूरी है, और शायद इसीलिए इस स्रोत में सटीकता या एक्यूरेसी पर इतना जोर है। हाँ, सटीक होना बहुत जरूरी है। स्रोत में लिखा है कि संगम युग पर बिल्कुल एक्यूरेट बनना है, पर सवाल यह है कि एक्यूरेट है कौन? स्रोत कहता है कि जो अंदर और बाहर से एक है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत गहरी बात है कि जो सच्चे पिता के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक और बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ऑथेंटिसिटी कहते हैं।
जब इंसान अंदर कुछ और सोच रहा है और बाहर दुनिया को कुछ और दिखा रहा है, तो मस्तिष्क में एक गहरा द्वंद्व पैदा होता है। इसे विज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जब दिमाग एक ही समय में दो विरोधी बातों से जूझ रहा हो। हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब अंदर की सच्चाई और बाहर का नकाब अलग होते हैं, तो दिमाग को उस नकाब को बनाए रखने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा यानी ग्लूकोज खर्च करनी पड़ती है। अरे बाप रे, मतलब दिमाग ओवरवर्क कर रहा है। एकदम। उसे लगातार याद रखना पड़ता है कि बाहर क्या नाटक करना है। इससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दिमाग का वो हिस्सा जो सही निर्णय लेता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो थक जाता है। अच्छा, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल। इसीलिए दोहरी पर्सनालिटी इंसान के आत्मविश्वास को गिरा देती है और वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। और सटीकता का एक और पहलू स्रोत में बताया गया है, शिव बाबा के सिवा और बातों में ध्यान न देना और कोई गफलत ना करना। गफलत मतलब ऑटो पायलट मोड में जीना, पुरानी आदतों पर चलना बिना सोचे समझे। हाँ, जबकि मुरली तो हर पल चेतन रहने की मांग करती हैं। लेकिन मेरा यहाँ एक सवाल है, थोड़ा लॉजिकल सवाल। पूछिए। एवोल्यूशन ने तो दिमाग को ऐसा ही बनाया है ना कि वो ऊर्जा बचाए। ऑटो पायलट तो हमारा डिफॉल्ट है। अगर हम हर पल पूरी तरह चेतन और सटीक रहने की कोशिश करेंगे, तो ये तो दिमाग के लिए बहुत ही थका लेने वाला काम होगा। क्या ये सच में संभव है? ये बहुत ही स्वाभाविक उलझन है। हाँ, मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए ऑटो पायलट का इस्तेमाल करता है। जब शुरुआत में इंसान चेतन होने की कोशिश करता है, तो बहुत थकान होती है। हाँ, जिसे शायद कॉग्निटिव लोड कहते हैं। एकदम सही। दिमाग को हर छोटे फैसले के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, जैसे स्रोत कहता है, इधर उधर की बातों में ना जाना, तो असल में दिमाग के ढेरों बैकग्राउंड टैब्स बंद हो जाते हैं। ओहो, मतलब जो ऊर्जा फालतू के विचारों में बर्बाद हो रही थी, वो बच जाती है। बिल्कुल। दिमाग सबसे ज्यादा थकता है मल्टीटास्किंग या पुरानी चिंताओं से। जब एक्यूरेसी आती है, फोकस एक बिंदु पर होता है, तो दिमाग एक फ्लो स्टेट में चला जाता है। तब ऊर्जा गिरती नहीं है, बल्कि स्पष्टता कई गुना बढ़ जाती है। वाह, तो ऑटो पायलट मोड को तोड़ने में जो शुरुआती थकान है, जो भारी संघर्ष है, क्या हम उसे ही माया कह सकते हैं? क्योंकि अब स्रोत में एक लाइन है, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। हम इसे बिल्कुल इसी तरह देख सकते हैं। अक्सर कहानियों में माया को कोई राक्षस या बाहरी शक्ति मान लिया जाता है। हाँ, कोई विलेन जो बाहर बैठा है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो माया और कुछ नहीं, बल्कि हमारी ही दिमाग की पुरानी आदतें हैं, हमारे भावनात्मक ट्रिगर्स और अवचेतन पैटर्न हैं। अच्छा, तो मतलब माया हमारी ही वो पुरानी न्यूरल वायरिंग है जो हमें वापस उसी आरामदायक ऑटो पायलट में खींचना चाहती है। एकदम। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई जीवन भर सीधे हाथ से लिखता हो और अचानक उसे उल्टे हाथ से लिखने को कह दिया जाए। जो झुंझलाहट होगी, जो हारने का एहसास होगा, वही माया है। ये उल्टे हाथ वाली एनोलॉजी बिल्कुल सटीक है। जब आप उल्टे हाथ से लिखते हैं, तो दिमाग में उस काम के लिए कोई न्यूरल पाथवे नहीं होता। न्यूरॉन्स हमेशा पुराने और पक्के रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। आसान रास्ते पर। हाँ। तो व्यर्थ संकल्प भी ऐसे ही काम करते हैं। मस्तिष्क के पुराने पाथवे बदलाव का विरोध करते हैं। इसीलिए शुरुआत में हारना या पुरानी आदत में गिरना कोई आध्यात्मिक विफलता नहीं है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? मतलब इस जैविक माया को कैसे हराएं? इसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा। विज्ञान मान चुका है कि दिमाग प्लास्टिक की तरह है, उसे नया आकार दिया जा सकता है। एक नियम है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो विचार बार बार आते हैं वो पक्के जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और समाधान वही है जो स्रोत कहता है, पुनरावृत्ति, जागरूकता और वैराग्य। जब आप बार बार चेतन रूप से शुद्ध विचार चुनते हैं और पुरानी आदत से वैराग्य यानी दूरी रखते हैं, तो पुराने न्यूरल कनेक्शन सूखने लगते हैं और नए कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं। और शायद इसीलिए इस पुरानी वायरिंग को बदलने के लिए भारी निवेश चाहिए। स्रोत में तन मन धन लगाने की बात है और साफ कहा है कि ये कोई दान नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। लोग सोचते हैं कि समय देना दान है,
लेकिन मनोविज्ञान कहता है जब हम किसी चीज में समय और ऊर्जा लगाते हैं तो हमारे दिमाग में एक ओनरशिप या स्वामित्व की गहरी भावना बनती है। ये दान नहीं, स्व परिवर्तन है। हमारा दिमाग उसी दिशा में खुद को ढाल लेता है जहां ऊर्जा लगती है। अब यहां से ये चर्चा एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि अचानक स्रोत में भोजन का जिक्र आ जाता है। हाँ, श्रीनाथ और जगन्नाथ का उदाहरण है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ हम इतनी ऊंची चेतना, न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, और अचानक बात दोपहर के खाने पे आ गई। क्या आध्यात्मिकता सच में इतनी जैविक है? क्या सच में हमारा गलत खाना हमारे आध्यात्मिक भविष्य को खतरे में डाल सकता है? अगर हम पेट और दिमाग के कनेक्शन को समझें, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, तो इसका जवाब है 100%। हाँ, सच में हमारे पेट में खरबों बैक्टीरिया हैं, गट माइक्रोबायोम। ये सीधे वेगस नर्व के जरिए मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। और एक चौंकाने वाला तथ्य बताऊं, इंसान के शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो खुशी और शांति का हार्मोन है, वो पेट में बनता है, दिमाग में नहीं। वेट, क्या 90% सेरोटोनिन पेट में बनता है? जी हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जो खा रहे हैं वो सीधे हमारी भावनाओं को बना या बिगाड़ रहा है? एकदम। जब स्रोत कहता है कि सात्विक भोजन से मन स्थिर होता है और तामसिक से अशांति आती है, तो ये पुरानी मान्यता नहीं, विशुद्ध जीव विज्ञान है। भारी भोजन पचाने में शरीर की सारी ऊर्जा लग जाती है और दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ऊर्जा नहीं मिलती। बिल्कुल। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और जैसा कि हमने राउटर वाले उदाहरण में देखा था, जब इंसान अंदर से अस्थिर होता है तो वो दूसरों के लिए विघ्न बन जाता है। और यहीं पर कर्मों का वो बड़ा गणित सामने आता है। स्रोत कहता है कि सेवा में विघ्न डाला तो ये छोटी गलती नहीं है, ये 21 जन्मों का घाटा है। क्योंकि इसका असर कई आत्माओं पर पड़ता है। बिल्कुल, ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट है। जैसे स्कूल में एकाग्रता से पढ़ने वाला जीवन भर ऊंचे पद पर रहता है और घफलत करने वाला पीछे रह जाता है। यहाँ भी आज के छोटे छोटे न्यूरोलॉजिकल प्रयास भविष्य का स्टेटस तय कर रहे हैं। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि ये सारी मेहनत, हमारी दिनचर्या, हमारा भोजन, ये सब दरअसल एक अंतिम परीक्षा की तैयारी है। हाँ, अंतिम समय की बात। स्रोत में वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, अंतकाल जो सिमरे। हाँ, जिसका मतलब है कि अंतिम क्षण का विचार ही अगली स्थिति तय करता है। न्यूरोसाइंस के चश्मे से देखें तो भारी संकट या मृत्यु के समय दिमाग कोई नया विचार नहीं सोच सकता। मतलब कोई रचनात्मक सोच नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं। उस समय दिमाग अपने सबसे पक्के रास्ते पर, डोमिनेंट न्यूरल पैटर्न पर फिसल जाता है। जिसका जीवन भर अभ्यास किया है, अंत में वही अवचेतन से बाहर आएगा। ये तो बहुत डरावना और तार्किक दोनों है। मतलब संकट के समय अचानक से शांति का नाटक नहीं किया जा सकता। इंसान को उसी वायरिंग पर जाना होगा जो उसने जीवन भर खोदी है। एकदम सही। अगर जीवन भर ऑटो पायलट पर रहे तो अंत में घबराहट ही आएगी। और ये नियम केवल एक व्यक्ति पर नहीं, पूरी मानवता पर लागू होता है। हाँ, स्रोत में महाभारत की लड़ाई, एटॉमिक बॉम्ब्स और महापरिवर्तन की बात है, जो हम आज दुनिया में देख भी रहे हैं। बिल्कुल, तनाव चरम पर है। पर स्रोत कहता है कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक चक्र आधारित परिवर्तन है। पुरानी सड़ी गली व्यवस्था का टूटना जरूरी है, इसीलिए इस वैश्विक उथल-पुथल में खुद को स्थिर रखने के लिए दैनिक अभ्यास का फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला क्या है? खुद को आत्मा समझना, ईश्वर को याद करना, अपने मूल घर जाने की स्मृति और भविष्य के देवता स्वरूप का दृष्टिकोण रखना। ये कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं है, ये दिमाग में एक शक्तिशाली डिफॉल्ट न्यूरल नेटवर्क बनाने का तरीका है। बिल्कुल, ताकि जब बाहर तबाही मचे तो दिमाग बिना घबराए सीधे उस शांत अवस्था में चला जाए। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को जोड़ें तो एक बहुत ही गहरा समीकरण बनता है। वो क्या? देखिए, सबसे पहले ईमानदारी लानी होगी, अंदर और बाहर से एक होना होगा। इससे भारी स्थिरता आएगी, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म हो जाएगा। स्थिरता से सटीकता आएगी, सटीकता दिमाग को प्रचंड शक्ति देगी, और वही शक्ति तय करेगी कि भविष्य में शाही पद क्या होगा। मतलब हर विचार की सटीकता भविष्य की राजशाही तय कर रही है। बहुत ही बेहतरीन सारांश है। एक छोटे से न्यूरॉन से लेकर जन्म जन्मांतर के कर्मों तक सब जुड़ा हुआ है। तो इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक नया विचार छोड़ना चाहूंगा। विज्ञान में एपिजेनेटिक्स नाम की एक शाखा है जो कहती है कि इंसान के विचार और वातावरण उसके डीएनए को बदल सकते हैं, और ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों तक जाते हैं। ओहो, वाओ। तो सोचिए, अगर हमारा आज का विचार हमारे 21 जन्मों का पद तय कर रहा है,
तो क्या हम सिर्फ अपना भविष्य बना रहे हैं या अपनी चेतना से भविष्य की पूरी मानव जाति का नया डीएनए लिख रहे हैं? बहुत ही गहरा विचार है ये। क्या हमारी आज की शांति कल का जेनेटिक कोड बन रही है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।